बच्चों कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बच्चों वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। बच्चों इस चैप्टर में हमने विस्तार से देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से वायुदाब और उसके पश्चात पवनें किस प्रकार से चलती है, उनकी पेटियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कोस्ट अर्थात सेल किस प्रकार से बनते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम देखेंगे मौसमी पवनें। मौसमी पवनें किस प्रकार से चलती है, लेकिन उसी के साथ में उससे पहले देखेंगे कि यहाँ पर वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव किस प्रकार से होता है। जो सामान्य परिसंचरण हमने पिछली क्लास में पढ़ा बच्चों कि वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण जो सनातन पवनें चलती है, उन सनातन पवनों के द्वारा किस प्रकार से उनका धरातल पर उपस्थिति, उनके चलायमान होना और ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण किस प्रकार से उनमें पाए जाते हैं। साथ ही दाब पेटियों के साथ में उनमें किस प्रकार से संबंध पाए जाते हैं और साथ में उनमें सेल अर्थात कोष्ठ की संरचना किस प्रकार से बनती है। इन सबको हमने क्या कहा, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण कहा। ये सामान्य रूप से पाया जाता है। इस सामान्य परिसंचरण का महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह घटना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के पश्चात जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का ठंडा और गर्म होना यह बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से अल नीनो और ला नीनो की स्थिति देखी जाती है। बच्चों आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अल नीनो और ला नीनो। बच्चों यहाँ पर यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी हम क्रियाविधि देखेंगे। तो मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है। ये किस कारण से होती है बच्चों? प्रचलित पवनों के कारण, यही सनातन पवनों के कारण जो मध्य प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं वो दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रभावित होती है, क्योंकि उधर से चलने वाली जो पवनें इसको एक तरफ करती है और पेरू के ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति अल नीनो कहलाती है। अल नीनो का यहां पर उत्पत्ति होगी। हम बच्चों यहां पर चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जो पेरू तट है, पेरू तट पर प्रचलित पवनों के कारण, पेरू तट पर बच्चों प्रचलित पवनों के कारण यह जो जल है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के समीप, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आकर के इकट्ठा हो जाता है। यहाँ प्रशांत महासागर की बात चल रही है बच्चों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के समीप जाकर के इकट्ठा हो जाता है और चूंकि यह गर्म पानी है, गर्म जल है, यहां पर तापमान अधिक होगा और तापमान अधिक होने के कारण यह दाब कैसा होगा, निम्न दाब की अवस्था यहां पर देखी जाएगी। जबकि यहां से चलने वाली जो पवनें हैं, यहां पर ठंडा पानी, शीत जल उद्वेलन की स्थिति देखी जाएगी। यहां पर धारा कैसी होगी, ठंडी होगी। यह सामान्य परिघटना है। ये कैसी परिघटना है बच्चों? सामान्य परिघटना है। लेकिन किन्हीं कारणों से, अब वो कारण बच्चों क्या है, इसमें वैज्ञानिक एक मत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि सौर कलंकों की वजह से ये अल नीनो की घटना होती है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग राय दी है, लेकिन फिर भी हम ये बात कहें कि किन्हीं कारणों से यदि यहां पर इसका तापमान, ये चलने वाली जो पवनें हैं वो मध्यम पड़ जाए, इस वजह से यहाँ तापमान में वृद्धि हो जाए, अर्थात जो यहाँ ठंडा जल निकल रहा था, शीत जल उद्वेलन की जो अवस्था हो रही थी वो यहाँ मध्यम पड़ जाए, कम पड़ जाए और इस वजह से यहाँ पर जो पवनें चल रही थी और यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हो रहा था, इकट्ठा होने के साथ में यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो रही थी, साथ ही एक ढलान जैसी अवस्था भी बन रही थी। इस प्रकार से ढलान जैसी स्थिति भी यहाँ पर बन रही थी, जो कि यहाँ का जल स्तर ऊंचा और यहाँ का जल स्तर नीचा अपेक्षाकृत रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ढलान जैसी स्थिति भी देखी गई। चूंकि यहाँ से जा रहे थे पवन के द्वारा जल गति कर रहा था यहाँ से इधर की तरफ, तो ये क्या है, तापमान भी साथ में, गति इसके जल के साथ में तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, अब यहां पर गर्म पानी, तापमान की वृद्धि, इसलिए यहां पर निम्न दाब की स्थिति देखी। और निम्न दाब की स्थिति में क्या होगा बच्चों, हम ये जानते हैं, निम्न दाब में वायु ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर वायु ऊपर धरातल से ऊपर की ओर उठेगी और ऊपर की ओर उठने के कारण एक तंत्र का निर्माण होगा। ठीक है, जिसमें दो ऊपर की ओर उठ करके विपरीत दिशाओं में वो उच्च दाब मेंटेन करती है और इस तरीके से एक तंत्रीय संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, यदि इस सामान्य घटना में कोई समस्या आ जाए, यहाँ पर
तापमान में वृद्धि हो, और इस तापमान में वृद्धि की होने के कारण यहाँ जो गर्म पानी तापमान में वृद्धि हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर तापमान में इतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाएगी, अपेक्षाकृत कम वृद्धि होगी। तो दाब कैसा बनेगा? दाब जो निम्न दाब बन रहा था यहाँ पर, उसमें थोड़ी वृद्धि देखने मिलेगी। तो यदि यहाँ पर निम्न दाब जो था वो थोड़ा सा भी यदि उच्च दाब में परिवर्तित हो गया तो ये पूरा तंत्र यहाँ पर विकसित नहीं हो पाएगा, इसमें समस्या हो जाएगी। और यह तंत्र बच्चों यहां पर यह भी देखा गया है कि इस तंत्र के द्वारा समूचे पृथ्वी के जलवायु जो तंत्र है, जो मौसमी तंत्र है, उसमें परिवर्तन देखा गया है। ठीक है, तो अल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। यहां पर बच्चों ये देखने वाली बात है कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया के समीप जो वायुदाब जो परिवर्तन होगा वो अल नीनो की घटना के कारण हो। यहां पर पहले सामान्य रूप से निम्न वायुदाब था, लेकिन अल नीनो के कारण यहां पर निम्न दाब जो था वो कायम नहीं रह पाएगा, अपेक्षाकृत निम्न दाब से थोड़ा उच्च दाब हो जाएगा या ज्यादा उच्च दाब भी हो सकता है। ठीक है, और उस परिस्थिति में यहां पर क्या होगा, ये जो तंत्र बना हुआ था पहले, यह व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। तो प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है, और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी दोलन, साउदर्न ओसिलेशन बोलते हैं बच्चों। इन दोनों घटना, दक्षिणी दोलन और बदलाव व अल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन के नाम से जाना जाता है, ENSO के। और जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में वृहद मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है, जो कि शुष्क है। कैसा है? शुष्क है, और शुष्क होने के बावजूद भी वहां पर भारी वर्षा होती है। किस कारण से? इस अल नीनो के प्रभाव के कारण से। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आ जाती है। भारत में आने वाला जो मानसून है बच्चों, उसको प्रभावित करता है, क्योंकि यह जो उच्च दाब और निम्न दाब की स्थिति है, मानसून जो भारत में आता है उन पवनों को प्रभावित करता है। जहां सामान्य परिस्थिति में बच्चों यहां से उठने वाली जो पवनें हैं, ऊपर की ओर उठती है, वो आके जाकर के भारतीय मानसून को आगे बढ़ाने वाले कारकों में जिम्मेदार होती है सामान्य रूप से। लेकिन अल नीनो की घटना के कारण यह वहां पर आगे नहीं बढ़ा पाएगी, जिससे कि भारत में वर्षा प्रभावित होगी। साथ ही बच्चों ऑस्ट्रेलिया में वर्षा प्रभावित होगी, उत्तरी अमेरिका में हमने अभी देखा, अर्थात पूरे विश्व में यहां पर मौसमी तंत्र में समस्या देखी जाती है। ठीक है, इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों जो अल नीनो की जो घटना है, ये किन कारणों से होती है, इनके आगे क्या प्रभाव देखे जाते हैं, इन सारी चीज़ों का हम वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं, समूचे रूप से इस पर काम चल रहा है। अभी तक पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी प्राप्त हुई है बच्चों, ये मौसमी तंत्र को परिवर्तन करने की संबंधी घटना मानी जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि पवनों को उनके प्रभाव क्षेत्र व अवधि के आधार पर 3 वर्गों में रखा जा सकता है। हम पवने को 3 प्रकार से देख सकते हैं: स्थायी पवने, सामयिक पवने और स्थानीय पवने। जो कि स्थायी जो पवने हैं, जिसे हमने सनातन पवने भी कहा, समय के अनुसार चलने वाली पवने, सामयिक पवने, और लोकल स्थानीय क्षेत्र में यदि कोई पवने चल रही है स्थानीय कारकों के प्रभाव से, तो स्थानीय पवने कहेंगे। तीनों प्रकार की पवनों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों। पहला है स्थायी पवने, जो हमने अभी पढ़े बच्चों, वायुदाब पेटियों के द्वारा जो संचालित होती है, पूरी पृथ्वी पर जो संचालित होती है, उन्हें क्या कहा? स्थायी पवने, सनातन पवने हमने कहा। जो पवने वर्ष भर एक निश्चित दिशा तथा निश्चित क्रम में चलते हैं, उन्हें स्थायी पवने कहते हैं। तो वहीं इन्हें प्रचलित पवने, ग्रहीय पवने, सनातनी पवने आदि नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्थायी रूप से पूरी पृथ्वी पर चलायमान होती है। यह पवने वायुदाब की पेटियों से संबंधित है तथा इनमें प्रमुख है व्यापारिक, पछुआ तथा ध्रुवीय, जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा। तो ये जो सनातन पवने हैं बच्चों, पूरी पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियों के अनुसार पाई जाती है, और हम जानते हैं कि दाब प्रवणता बल के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये पवने गति करती है। और यहाँ पर हमने 3 प्रकार की पवने देखी: व्यापारिक पवन, ठीक है, उसके पश्चात पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ये कैसी है? स्थायी पवन है, पूरी पृथ्वी पर चलती है, इसलिए इसे पार्थिव पवने भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चित्र के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि यह इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन है,
ठीक है, जिसे हमने ITCZ कहा। इसमें व्यापारिक पवनें आकर के मिलती है और फिर ये ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद प्रति व्यापारिक पवनों के रूप में चल करके वापस यहाँ पर गिर जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के रूप में यहाँ पर गिर जाती है। गिरने के बाद एक हिस्सा इसका विषुवत रेखा की ओर, एक हिस्सा इसका ध्रुव क्षेत्रों की ओर चला जाता है धरातल पर, और वापस आकर के जब ध्रुवीय पवनें यहाँ पर आकर के मिलती है तो यहाँ पर वाताग्र की स्थिति बनती है और वापस उठती है, और इस प्रकार से चक्र चलता रहता है, जो कि हमने सेल या फिर कोष्ठ के द्वारा यहाँ पर हम समझ पाए थे। और 3 प्रकार की पवनें हमें धरातल पर प्राप्त होती है, ये व्यापारिक पवनें, ये पछुआ पवनें और यहाँ पर ये ध्रुवीय पवनें। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में ये व्यापारिक पवनें, ये पछुआ पवनें और ये यहाँ पर ध्रुवीय पवनें हमें प्राप्त होती है। ये कैसी है? स्थायी है, पार्थिव है, सनातनी है, चलने वाली है, हमेशा एक निश्चित क्रम में निश्चित दिशा में चलती रहती है। दूसरी है बच्चों यहाँ पर सामयिक पवनें, समय के अनुसार। इनकी विशेषता क्या है? समय के अनुसार यहाँ पर या मौसम के अनुसार यह है अपनी दिशा बदल देती है। जिन हवाओं की दिशा में मौसम अथवा समय के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं, जिनमें निम्न प्रकार की पवनें सम्मिलित की जाती है। कौन सी पवनें सम्मिलित की जाती है? मानसूनी पवनें, स्थल समीर तथा सागर समीर, पर्वत समीर तथा घाटी समीर। इनकी विशेषता क्या है बच्चों? कि एक समय के पश्चात इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। और किस तरीके से इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है यहाँ पर हमें देखना है। मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनों के बारे में बच्चों हम जानते हैं, साथ ही जो हमारी दूसरी पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण, वहाँ पर भी बच्चों हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अब इसकी जो दिशा होती है बच्चों, गर्मियों के पश्चात ये जो चलती है मानसूनी पवनें, ये भारत में या भारतीय क्षेत्र में, इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती है, दक्षिण पश्चिम दिशा से इस तरफ से चलती है। और वहीं सर्दियों में यह जाने वाला मौसम है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु कहलाती है, लेकिन सर्दियों में वापस लौटते हुए जो मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। अर्थात एक ही साल में 2 विपरीत दिशाओं में यह चलती है और मानसूनी पवनें कहलाती है। और भारत में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भारत में वर्षा होती है, भारत और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, चाहे दक्षिण एशिया हो या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया हो। तो इस समय के साथ में इनमें बदलाव देखने को मिला, मानसूनी पवनें इन्हें कहते हैं। दूसरी है बच्चों स्थल समीर और सागर समीर। स्थल समीर बच्चों जहां से पवनें आ रही है, मैंने पहले भी बताया था बच्चों आपको कि इन पवनों का जो नामकरण किया जाता है जहां से आ रही है उसके नाम के आधार पर ही इनका नामकरण किया जा रहा है। तो नाम से पता चल रहा है स्थल समीर स्थल से समुद्र की ओर आ रही है, और सागर समीर सागर से स्थल की ओर आ रही है। और दिन और रात में बच्चों, दिन और रात में चमक, सूर्य के सीधा चमकने के पश्चात यहाँ पर तापमान में भिन्नता देखी जाती है, क्योंकि जल के अंदर समकारी प्रभाव देखे जाते हैं, अर्थात ये देरी से ठंडा होता है और देरी से ही गर्म होता है। जबकि स्थल जो भाग है इसमें विषमकारी प्रभाव देखे जाते हैं, अर्थात ये जल्दी ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है। और इन कारणों से यहाँ पर इन दोनों पवनें चलती है। उसी प्रकार से पर्वत समीर और घाटी समीर, यहाँ पर भी इसी प्रकार की स्थिति देखी जाती है दिन और रात के अंदर। मतलब दिन में बच्चों यहाँ पर जो सूर्य सीधा चमकेगा वो घाटी पर सीधा चमकेगा, उसी प्रकार से रात्रि में इसके विपरीत अवस्था देखी जाती है। और घाटी समीर में घाटी से पवन चलती है ढाल की ओर, और पर्वत समीर में ढालों से घाटी की ओर पवन चलेगी। तो इस प्रकार से इनकी दिशाओं में व्युत्क्रमण देखे जाते हैं सामयिक पवनों के रूप में। तीसरा है बच्चों स्थानीय पवनें, जो हवाएं किसी स्थान विशेष के तापमान और वायु दाब के अनुसार केवल क्षेत्रीय ही चले के अंतर के कारण चलती है, उन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। कि इनमें केवल बच्चों स्थानीय रूप से लोकल क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर स्थानीय पवनें चलती है। ये पवनें वहाँ चलने वाली प्रचलित पवनों के अनुरूप गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल से युक्त आदि कई प्रकार की हो सकती है। और प्रभावित क्षेत्रों में ये लाभकारी अथवा हानिकारक प्रभाव डालती है, कि जिस प्रकार से कहाँ पर जा रही है, कैसी है, ठंडी है या गर्म है, धूल भरी है या फिर बर्फ से युक्त है, आदि चीज़ें यहाँ पर स्थानीय प्रभाव के कारण ही देखने को मिलती है।
मुख्य स्थानीय पवनों में चिनूक, फोन, बोरा, सिराको, हरमट्टन, खमसिन, मिस्ट्रोल, ब्लिजार्ड, ब्रिक बिल्डर, विली विली, ये बहुत सारी पवनें जो कि स्थानीय रूप के नाम से जाने जाती है। कुछ यहाँ पर ठंडी पवनें हैं, कुछ यहाँ पर गर्म पवनें होती है। अब बच्चों ये देखते हैं कि यदि गर्म वाले स्थान से आ रही है किसी ठंडे स्थान में तो गर्म पवनें कहलाएगी, और इसके विपरीत ठंडे स्थान से आ रही है तो ठंडी पवनें कहलाएगी। और इन्हीं के आधार पर स्थानीय क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर ये चलती है, स्थानीय क्षेत्रों में भी प्रभावित होते हैं। अब मौसमी पवनों के बारे में हम देखते हैं कि पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। जैसे कि हमने भी देखा, यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन, वायुदाब, पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। स्पष्ट रूप से यदि हम बात करें तो मानसून जो पवनें हैं वह यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय विसंगतियां यहाँ पर नीचे वर्णित है कि कौन कौन सी यहाँ पर विसंगतियां देखने को मिलती है। तो हम पहला भाग है बच्चों समुद्र समीर। समुद्र समीर नाम से पता चल रहा है समुद्र से आने वाली समीर या समुद्र से आने वाली पवनें। अब बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि चित्र में भी दिया हुआ है कि दो स्थान है, अर्थात एक जलीय स्थान है और एक स्थल भाग है। तो जल भाग और थल भाग, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं कि दिन में सूर्य चमकता है और रात्र में नहीं चमकता, अर्थात दिन के समय जब सूर्य सीधा चमक रहा है, यहाँ पर सूर्य की स्थिति हम देख रहे हैं, सूर्य यहाँ पर सीधा हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात दिन का समय है। तो कैसा है, दिन हो रहा है, ठीक है, दिन हो रहा है। अब दिन में क्या होगा, जो स्थल भाग है, जो थल भाग है, वो चूंकि जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए यह भाग जो होगा वो गर्म होगा और अपेक्षाकृत इसके जल भाग के। तो यहां पर होगा क्या, जो जल भाग है वो ठंडा होगा और स्थल भाग है वो गर्म होगा अपेक्षाकृत। तो दोनों में क्या होगा, ताप में अंतर होगा, और ताप में अंतर होने के कारण बच्चों दाब में भी अंतर होगा। चूंकि यहां तापमान कम है, ठंडा है, अपेक्षाकृत तापमान कम है, तो दाब कैसा होगा, प्रेशर होगा उच्च, और टेम्परेचर कैसा है, निम्न है। तो टेम्परेचर निम्न है तो प्रेशर उच्च होगा, अर्थात दाब उच्च होगा, ठीक है बच्चों। और यहां पर टेम्परेचर उच्च है तो प्रेशर निम्न होगा। और हम ये जानते हैं बच्चों कि दाब प्रवणता बल के अंतर्गत उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर दाब कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ जलीय भाग में ज़्यादा है और यहाँ पर दाब कम है, और इसी वजह से यहाँ पर पवनें किस तरफ से चलेगी, समुद्र से स्थल भाग की ओर चलेगी, और इसका क्या नाम दिया, समुद्र समीर हमने नाम दिया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इस प्रकार से समुद्र से स्थल भाग की ओर समीर चलेगी और इस तरीके से यहां पर कार्य होगा। ये कब की बात है बच्चों, दिन की बात है। इसके विपरीत अवस्था कब होगी, रात्रि में होगी। तो रात्रि में क्या होगा कि यह भाग होगा वो गर्म होगा, क्योंकि यह भाग जो स्थल भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये स्थल भाग जल्दी ठंडा होने के कारण और यहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान अधिक होने के कारण जो पवनों की जो दिशा है वो इसके उल्टी दिशा में चलने लगेगी, जिससे क्या कहा हमने, स्थल समीर कहा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से समुद्र समीर और स्थल समीर दिन और रात की अवस्थाओं में देखने को मिलता है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं, अपेक्षाकृत रूप से ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से समुद्र समीर की स्थिति हमने यहां पर देखी। स्थल समीर में क्या होगा बच्चों कि रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, जैसे स्थल जल्दी गर्म होता है बच्चों, वैसे ही स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है और दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। इस तरीके से स्थल समीर यहाँ पर प्रवाहित होगी बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से क्यों होगी, क्योंकि रात्रि के समय ये जल्दी ठंडा हो जाता है स्थल भाग और ये देरी से ठंडा होता है। इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, उच्च दाब बनेगा और यहाँ पर लो प्रेशर या निम्न दाब की स्थिति होगी। और दाब प्रवणता नियम के अनुसार हम जानते हैं बच्चों कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें गति करेगी, ठीक है।
अब अगला है घाटी समीर। घाटी समीर भी इसी तरीके से बच्चों कि दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं। जब दिन का समय होता है, यहाँ कैसा है, दिन का समय है बच्चों। अब दिन के समय में, ये दिन का समय है, ठीक है। अब दिन के समय में जो ढाल होती है, जो पर्वतों की ढाल होती है, वो सीधे चमकने के कारण वो ज्यादा गर्म हो जाती है अपेक्षाकृत घाटी के, ठीक है बच्चों। अपेक्षाकृत घाटी के ढाल ज्यादा गर्म हो जाती है, और जब ज्यादा गर्म होगी तो तापमान ज्यादा होगा, तो दाब कैसा होगा, न्यून होगा। और दाब न्यून होगा तो घाटी से ढाल की ओर पवने चलेगी। इसे क्या कहा, घाटी समीर कहा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां घाटी से पर्वतों की ओर पवने चलेगी, और जहां से चलती है, नामकरण उसी के हिसाब से करते हैं, तो जहां से चली, कहां से चली, घाटी से चली, इसलिए इसे क्या कहा, घाटी समीर कहा, ठीक है बच्चों। वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उड़ती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है, और इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। दोनों दिशाओं में, अर्थात जहां पर्वत की स्थिति है उधर की ओर पवने चलेगी, और उधर की ओर पवने चलने के कारण यहां पर क्या कहा, घाटी समीर कहा। और इस घाटी समीर में चूंकि दाब को बरकरार रखने के लिए इसका साइकिल इस तरीके से चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से पर्वत समीर है बच्चों। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में उतरती है। जिस तरीके से घाटी समीर चली थी उसी तरीके से पर्वत समीर चलेगी। रात्रि के समय इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर चूंकि दिन में ज्यादा तापमान मिल रहा था, इसलिए रात्रि में यहां पर जल्दी से यहां पर ठंडी हो जाएगी, और जल्दी से ये ठंडी हो जाने के कारण, क्योंकि यहां पर यह है ढाल है, और इस वजह से यहां दाब कैसा होगा, उच्च होगा, और यहां पर दाब कैसा होगा, निम्न होगा। और निम्न दाब होने के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन गति करेगी, और इस तरीके से यहां इसकी क्षेत्र इस तरीके से होगा, जिसे पर्वतीय पवने कहते हैं। उच्च पठारों हिम क्षेत्रों में घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही या कैटाबैटिक पवने कहते हैं। इस तरीके से यहां पर इनका क्षेत्र बन जाता है। यही कारण है कि बच्चों कि यहाँ प्योर घाटी पर यहाँ मानव बसावट नहीं देखने को मिलती, क्योंकि रात्रि के समय ज़्यादा मात्रा में ठंडी पवनें यहाँ पर प्राप्त होती है। इसलिए उस प्योर घाटी से थोड़ा सा ऊंचाई पर मानव निवास करते हैं, ठीक है, या फिर खेती वगैरह, जो कृषि वगैरह कार्य किए जाते हैं, प्योर घाटी में ना नीचे, बिल्कुल नीचे ना करके उसे थोड़ी ऊंचाई पर करते हैं, जिससे कि रात्रि के समय ये चलने वाली जो भयंकर ठंडी जो पवनें हैं वो ना चले, अर्थात उसका प्रभाव ना हो, और वो सीधे आकर के नीचे घाटी में आ जाती है। ऊपर रहने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उसको कम प्रभावित करती है। इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने अल नीनो के बारे में देखा, और इसके पश्चात विभिन्न प्रकार की पवनों का अध्ययन किया। इस अगली क्लास में हम वायु राशि और वाताग्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।